अच्छा, आज हम बात करते हैं जब हम प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो वो व्यू क्यों नहीं होते, हम उस पे हायर क्यों नहीं होते, कोई और हायर हो जाता है। तो हमारे प्रपोज़ल और प्रोफाइल में क्या मसला है कि हम हायर नहीं होते, कोई और हो जाता है या व्यू ही नहीं होते प्रपोज़ल्स। तो ये क्वेश्चन मेरे पास तकरीबन रोज़ ही आता है और मैं सबको ये लिंक भेजता हूँ कि पहले आप ये देख लें कि आपके प्रपोज़ल्स जो व्यू नहीं हो रहे, तो जिन जॉब्स पे आपने प्रपोज़ल भेजे हैं, उन जॉब्स पे क्लाइंट ने किसी और को हायर किया है या नहीं किया? क्योंकि देखें, ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अपवर्क पे जो भी जॉब्स पोस्ट होती हैं, उन सब पे हायरिंग भी हो, ठीक है? अगर क्लाइंट ने 10 जॉब्स पोस्ट की हैं, तो हो सकता है 2 या 3 पे कोई क्लाइंट हायर करे, बाकी 7-8 पे कोई भी क्लाइंट हायर नहीं करे। उसके क्या रीज़न्स हैं, वो भी मैं बता चुका हूँ वीडियोज़ में, अपनी अपवर्क की गाइड में, ठीक है? अगर आप मेरी अपवर्क की गाइड देख लेंगे ना एक दफ़ा, आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चन है ना अपवर्क से रिलेटेड, जो भी, जो आपको लगता है कि आपका अगर अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन यूनिक है और वो उसका जो है वो यूनिक क्वेश्चन है, किसी के पास उसका किसी ने पहले वो क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, तो एक दफ़ा गाइड देख लें, आपको वो उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, 99.99% चांसेस हैं कि जो भी आपके जहन में चीज़ है ना, उसका आंसर आपको इस गाइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं गाइड में भी बता चुका हूँ कि क्लाइंट्स क्यों हायर नहीं करते, क्या रीज़न्स होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि फेक जॉब्स होती हैं, हम प्रपोजल सेंड करते हैं, हमारे कनेक्ट वेस्ट हो जाते हैं। फेक जॉब्स नहीं होती, ज़्यादातर लेजिट जॉब्स ही होती हैं। डिफरेंट रीज़न्स होते हैं क्लाइंट्स के हायर ना करने के। मेन रीज़न ये होता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है? अपवर्क एक प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्लाइंट सब पे वही सेम जॉब पोस्ट करते हैं, कहीं कभी और प्लेटफॉर्म से हायर कर लेते हैं, अपवर्क से हायर नहीं करते, ठीक है? उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उनको शायद अपने बजट में कोई फ्रीलांसर नहीं मिल रहा होता, ठीक है? उनकी एक सोच होती है, उस बजट में वो चीज़ नहीं आ रही होती, तब भी हायर नहीं करते। तो डिफरेंट रीज़न्स होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है? आप ये ध्यान में रख लें कि हर जॉब पे आपको आपका प्रपोज़ल व्यू नहीं होगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप हायर नहीं होंगे, कोई भी हायर नहीं होगा बल्कि, ठीक है? तो पैनिक करने से पहले, ये सोचने से पहले कि शायद आप में मसला है, आपके प्रपोज़ल में मसला है, आपके प्रोफ़ाइल में मसला है, वो पैनिक करने से पहले आप, मैं सबको कहता हूँ, अपने लास्ट जो 10 प्रपोज़ल्स हैं, उन पे जाएँ, उन जॉब्स पे जाएँ, नीचे देखें कि क्लाइंट ने किसी को हायर किया है या नहीं किया। अगर क्लाइंट ने किसी और को हायर कर लिया है, तब पैनिक होने की ज़रूरत है कि हाँ, किसी और को हायर किया है, हमें नहीं किया, तो ऐसा क्या जो मसला है, क्या हुआ होगा कि मतलब हमारे प्रपोज़ल प्रोफ़ाइल में क्या मसला हो सकता है, या जो जॉब हमने जिस पे प्रपोज़ल भेजा है, हो सकता है वो उसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने मिस कर दी हों, वो हमें बाद में पता चली जब हमने जॉब को फिर से देखा। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट से हम मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए क्लाइंट ने हमें हायर नहीं किया। तो बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। तो जैसे आप जाते हैं, अपने आपने लास्ट 10 प्रपोज़ल देखे और आपको पता चला कि क्लाइंट ने किसी को भी हायर नहीं किया हुआ। उन जॉब्स पे कोई भी हायरिंग नहीं हुई, तो फिर तो पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, कनेक्ट ज़ाया हो गए, लेकिन अगेन एज़ आई सेड, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है? तो अगर किसी को भी क्लाइंट ने हायर नहीं किया, तो बट वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आप क्लाइंट के घर जाकर ज़बरदस्ती जाकर तो उससे हायरिंग नहीं करवाएँगे ना, ठीक है? क्लाइंट ने किसी को भी हायर नहीं किया, जिन जॉब्स पे आपने अप्लाई किया है, तो फिर उसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू करें, मूव ऑन करें, जिस तरह आप काम कर रहे हैं उसी तरह करते रहें, उसी तरह प्रपोज़ल भेजते रहें। हाँ, क्लाइंट ने किसी जॉब पे अगर और फ्रीलांसर को हायर किया है, तो फिर उसको हमें एनालाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि आखिर कहाँ से हम मतलब कहाँ पे हमने गलती की है, हम क्यों नहीं हायर हुए, या हमारा प्रपोज़ल क्लाइंट ने व्यू नहीं क्यों नहीं किया, हमें क्यों नहीं उसने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है? वो फिर हम उसके बाद ही एनालाइज़ कर सकते हैं ना कि क्या हुआ होगा, ठीक है? तो अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सबको ये लिंक दे देता हूँ कि भाई आप इस पे जाएँ, ये अपवर्क गाइड में भी जो है लिंक मौजूद है। इस पे जाएँ, अपने प्रपोज़ल्स देखें कि किन प्रपोज़ल्स पे क्लाइंट्स ने हायरिंग की हुई है, वो वर्ड डॉक बनाकर मुझे भेजें, ताकि मैं इसको देखूं और आपको आइडिया दे सकूं कि क्या हुआ होगा, क्या रीज़न हो सकता है कि क्लाइंट जो है क्लाइंट ने किसी और फ्रीलांसर को हायर किया और आपको हायर नहीं किया, ठीक है? तो वही 3 वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो 3 डिफरेंट फ्रीलांसर्स के आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है? मैंने ऑलरेडी उनको बता दिया कि भाई क्या आपके साथ आपके प्रपोजल्स में आपने जिन जॉब्स पे अप्लाई किया उनकी रिक्वायरमेंट्स से आप पूरे नहीं उतर रहे थे, इस वजह से आप हायर नहीं हुए। तो वो सेम चीज़ें मैं आपको भी दिखाता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा-सा आइडिया हो कि जब हम जॉब पे अप्लाई करते हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ पहले से एनालाइज़ कर लें, पहले ही देख लें कि आप उन चीज़ों पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। अक्सर हम क्या करते हैं, जॉब हमने देखी, डिस्क्रिप्शन देखी,
और हमें लगा कि हम वो काम कर सकते हैं और हमने फ़ौरन जो है वो अप्लाई कर दिया, बाकी चीज़ें हमने देखी नहीं, ठीक है। वो कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो हम उस पे आते हैं, ठीक है। तो पहले एनालाइज़ कर लें, तो आपके कनेक्ट्स भी बच जाएँगे, ठीक है। और आप एनालाइज़ करके प्रॉपर्ली फिर आप उन जॉब्स पे प्रपोज़ल भेजेंगे जिनमें आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपके सक्सेस चांसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसी तरह ब्लाइंडली प्रपोज़ल्स भेजते रहेंगे, लोग कहते हैं आपका हम एआई प्रपोज़ल टूल यूज़ करते हैं लेकिन तभी हमें जवाब नहीं आता। तो इस वजह से नहीं आता कि आपने जॉब को प्रॉपर देखा ही नहीं पहले अप्लाई करने से पहले, ठीक है। आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं देखी, क्लाइंट कुछ और माँग रहा है, आपको कुछ और बता रहे हैं, या कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इग्नोर कर दी और उस वजह से आप चांसेस जो है वो डिक्रीज़ हो गए। तो वो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, आज हम वो जॉब्स देखेंगे और वो उनको एनालाइज़ करेंगे। तो ये एक पहले फ्रीलांसर हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे ये जॉब्स भेजी थी, ठीक है। ये न्यू फ्रीलांसर है, इनका जॉब सक्सेस स्कोर अभी नहीं है। कुछ इन्होंने जॉब्स कंप्लीट किए हैं लेकिन अभी कोई जॉब सक्सेस स्कोर इनके प्रोफाइल पे शो नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे पहली जॉब भेजी और कहा कि इस पे मैं हायर नहीं हुआ, कोई और हायर हो गया। इसको जब मैंने देखा, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं नीचे गया। क्लाइंट ने जो पास्ट फ्रीलांसर्स हायर किए थे ना, मैंने कुछ 5-10 ओपन करके देखे। पता ये चला कि क्लाइंट ने सारे जो हायर किए थे वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स, ठीक है। अगर ये हम पहली चीज़ एनालाइज़ कर लेते अप्लाई करने से पहले कि भाई क्लाइंट किन फ्रीलांसर्स को प्रेफर करता है, न्यू फ्रीलांसर्स को प्रेफर करता है या सिर्फ टॉप रेटेड कोई करता है या वो दोनों को करता है, डिपेंडिंग ऑन के कौन ज़्यादा अच्छा प्रपोजल भेज रहा है या अच्छा उसको कन्विंस कर रहा है। तो वो चीज़ें हमें अगर हम पहले देख लें अप्लाई करने से पहले, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि वाकई इस पे हमें जॉब पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो न्यू फ्रीलांसर थे और अगर वो नीचे देख लेते जो क्लाइंट ने हायर किए फ्रीलांसर्स, तो उनको पता चल जाता कि भाई वो टॉप रेटेड ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। वो टॉप रेटेड ही प्रेफर करते हैं, मेरा चांस बहुत ही कम होगा अगर मैं इस पर अप्लाई करूँगा। और टॉप रेटेड ज़्यादातर कौन प्रेफर करते हैं, वो वही करते हैं जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे आप बिड करेंगे और आप न्यू फ्रीलांसर हैं तो आपके चांसेस वैसे ही बहुत कम होंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स वो उनकी कोशिश ही होती है कि वो टॉप रेटेड ही हायर करें, जो एक्सपर्ट हैं वही हायर करें। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि न्यू क्लाइंट्स पे अगर आप बिड करेंगे ना, जिनका पहला प्रोजेक्ट है, तो वो ज़्यादातर उनको इतना पता नहीं होता बैजेस के बारे में, वो ज़्यादातर जो प्रोफाइल पिक्चर आपका प्रपोजल ही देखते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है, स्माइलिंग है, प्लेजेंट है, प्रपोजल आपका अच्छा है, तो आप और न्यू क्लाइंट्स में जो है कि कंपटीशन भी कम होता है, ज़्यादातर लोग घबराते हैं अप्लाई करने से कि भाई न्यू क्लाइंट है, स्कैमर हो सकता है या हमें हायर ना करे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर नया क्लाइंट स्कैमर हो, ठीक है। पुराना क्लाइंट ये था, ये पुराना क्लाइंट है अब, ठीक है, 2018 से, ये भी कभी नया क्लाइंट होगा ना, ठीक है। जब उसने अकाउंट बनाया था ये भी नया क्लाइंट होगा, ठीक है। तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब पोस्ट की थी, इनवाइट भेजे थे लोगों को, तो 99% लोगों ने इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया कि नया क्लाइंट है, ठीक है। और जिन लोगों ने अप्लाई किया वो आज 3 साल तक मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई न्यू क्लाइंट्स पे फोकस करेंगे, कंपटीशन आपको कम मिलेगा और ज़्यादातर चांसेस आपके ये भी होते हैं कि वो नया क्लाइंट है, उसका अच्छा सा काम करके दे दिया ना आपने, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम उसके पास जो काम होगा ना, वो आप ही से फिर करवाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका रेगुलर आपको काम मिलना शुरू होगा, आपका एक वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाएगा। मैं भी जब बिड करता हूँ, कभी भी मैंने एस्टेब्लिश क्लाइंट पे बिड नहीं किया। हाँ, इनविटेशन आई है तब बिड किया, वैसे कभी मैंने बिड नहीं किया। मैंने हमेशा न्यू क्लाइंट्स ही टारगेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर यहाँ से काम आ गया तो मैं इतना अच्छा काम करके दूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास ही रहेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी लॉजिक होती है न्यू क्लाइंट्स पे फोकस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मसला था कि भाई क्लाइंट तो प्रेफर ही टॉप रेटेड कर रहा है, आप न्यू फ्रीलांसर हैं, आपने इस्टेब्लिश क्लाइंट के जॉब पे बिड कर दी, यहाँ पे हिस्ट्री देखी तो पता चला कि ये तो करता ही जो है वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स को प्रेफर है, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस इतने होंगे ही नहीं कि वो आपको हायर करेगा, ठीक है। फिर दूसरी जॉब थी, दूसरी जॉब में क्या हुआ था, वही कि क्योंकि ये जो न्यू फ्रीलांसर थे इनकी जीएसएस नहीं थी, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स में कि भाई एटलीस्ट 90% जीएसएस हो, इनकी तो थी नहीं। अगर वो ये रिक्वायरमेंट देख लेते, पूरी सारी चीज़ें देख कर फिर अप्लाई करते, तो फिर मतलब अप्लाई नहीं करते ना, फिर जब वो यहाँ को उनको पता चल जाता कि भाई ये तो रिक्वायरमेंट में पूरा ही नहीं उतर रहा, तो उनके कनेक्ट्स भी वेस्ट होने से बच जाते। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई। अच्छा, तीसरी जॉब थी, उसमें मैंने को बताया कि भाई क्लाइंट जो है किस फ्रीलांसर के साथ किया है, ठीक है। आपको नीचे पता चल जाता है, जॉब हिस्ट्री में आप देखते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा क्लाइंट किस जो है फ्रीलांसर के साथ किया।
ठीक है, यहाँ पे जिसके साथ गया उसकी 100% जॉब सक्सेस स्कोर है उसका। जो फ्रीलांसर यहाँ पे जिनका ये डॉक्यूमेंट है उनके पास जीएसएस नहीं थी, और चलें वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो प्रपोजल था उसमें उन्होंने गलती की। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट पूछ रहा है, बोल रहा है कि नीड अ सिंपल वर्डप्रेस साइट इन द थीम ऑफ ड्रेज रिपोर्ट प्लस प्लीज गिव मी एन एस्टीमेट ऑफ हाउ लॉन्ग दिस विल टेक एज वेल एज पोर्टफोलियो। क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे टाइमलाइन दें, मुझे इस तरह की वेबसाइट बनानी है। क्लाइंट ने आपको एग्जांपल भी दे दी और आपसे टाइमलाइन पूछ रहा है। प्रपोजल में आप क्या कह रहे हैं? हाँ है इनका ये प्रपोजल। यहाँ पे वो आप जो है वो पूछ रहे हैं क्लाइंट से कि आप बताएं टाइमलाइन, जबकि क्लाइंट आपसे यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप टाइमलाइन बताएं, आप क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि आप टाइमलाइन बताएं, तो ये अजीब सी बात हो गई। ठीक है, तो एआई प्रपोजल राइटर मेरा यूज़ करें तो प्लीज़ ज़रा जॉब को भी देख लिया करें कि वो मैच कर रहा है, प्रॉपर क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, ये जनरेट करें। क्वेश्चन जनरेटर का टूल भी अलग से बनाया हुआ है, उसको यूज़ करें, वहाँ से भी क्वेश्चंस लेकर आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह के हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्लाइंट से। ठीक है, इस तरह ना करें कि बस कॉपी पेस्ट कर लिया जो भी वो प्रपोजल का राइटर टूल जो है मेरा वो जो प्रपोजल जनरेट कर रहा है आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह नहीं करना। ठीक है, जो भी प्रपोजल जनरेट कर रहा है उसको आप मैच करें जॉब से कि वो बिल्कुल मतलब कि प्रॉपर उसको आंसर दे रहा है क्लाइंट को या नहीं दे रहा। ठीक है, आंखें बंद करके बिल्कुल काम नहीं करना। तो अब यहाँ पे क्लाइंट आपसे टाइमलाइन पूछ रहा है, आप क्लाइंट से पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट कहेगा यार ये इसने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, एक लाइन की जॉब थी, इसने पढ़ी नहीं मेरी। ऑब्वियसली वो आपको क्यों फिर रिस्पॉन्ड करे, वो तो उसने तो ऑलरेडी पूछा हुआ है भाई आप बताएं टाइमलाइन, इस तरह की चीज़ मुझे बनानी है, आप बताएं टाइमलाइन, आप क्लाइंट से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हुई। अगेन ये एक और जॉब थी जिसमें रिक्वायरमेंट थी 90+ जीएसएस की, और अगेन फ्रीलांसर की जो जीएसएस थी वो 90+ नहीं थी। तो अगेन मैंने कहा कि भाई आप तो रिक्वायरमेंट में पूरा ही नहीं उतर रहे, आपने प्रपोजल भेज दिया। ठीक है, बेशक आप ये जॉब कर सकते होंगे लेकिन दूसरी चीज़ें भी तो देखनी है ना। तो यहाँ पे इस वजह से जो है वो इनको रिस्पॉन्ड नहीं आया होगा। अच्छा, अब ये एक और जॉब थी जिस पे भी मैंने बताया कि क्लाइंट ने किसको हायर किया है, और ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की जॉब थी। ठीक है, इसमें मैंने इनको कहा कि क्लाइंट ने ऑलरेडी आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, इसको जीटी मैट्रिक्स में ओपन करके देखते या गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स में ओपन करके देखते, और प्रॉब्लम आप खुद ही देख लेते, एक दो उसको हिंट दे देते कि भाई ये प्रॉब्लम हम इस तरह सॉल्व कर सकते, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। आप जो है उसको उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि हेलो हैव यू मेड एनी रीसेंट चेंजेस टू वेबसाइट दैट माइट हैव अफेक्टेड दिस परफॉर्मेंस। अब वो रीसेंट चेंजेस हुई हैं नहीं हुई हो उनसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको ऑप्टिमाइज़ करके देना है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आप ऑडिट कर लेते। ठीक है, आप ऑडिट कर लेते और 5 मिनट देख लेते और एक दो चीज़ें उसको सॉल्यूशन बताते, तो उसको भी पता चलता, लगता कि हाँ वाकई आप ये कर सकते हैं काम, राइट। और कोई और फ्रीलांसर होगा जिसने शायद ये बताया हो तो वो उसके पास चला गया हो। तो ये एक इशू ये इस जॉब पे ये आया। फिर इस जॉब में भी जब मैंने चेक किया तो क्लाइंट ने जो फ्रीलांसर ज़्यादातर हायर किए थे उनकी जीएसएस थी। ठीक है, तो और ये जो फ्रीलांसर थे अप्लाई कर रहे थे इनकी जीएसएस ही नहीं थी, तो इस पर भी मैंने कहा कि भाई क्लाइंट की हिस्ट्री अगर देखें तो पता चल रहा है कि वो उन्हीं को हायर किया उसने जिनकी जीएसएस है। ठीक है, अगर मैंने कहा ना कि इस्टेब्लिश क्लाइंट्स होंगे वो मतलब कि वो न्यू फ्रीलांसर्स को थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप न्यू हैं तो आप न्यू क्लाइंट्स पे ही बेट करें, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक तो कंपटीशन कम होगा, क्लाइंट को पूल ही एक छोटा सा मिलेगा। ठीक है, उसी में से हायरिंग उसको करनी है। ठीक है, तो वो आप ज़्यादातर प्रपोजल ही देखेगा और प्रोफाइल पिक्चर देखेगा। ठीक है, तो उस पर आप करेंगे, आपका चांसेस ज़्यादा होंगे और लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलने के भी चांसेस वहाँ से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि न्यू हैं आप, न्यू क्लाइंट्स को फोकस करें। हाँ, थोड़े से आप पुराने जीएसएस है, टॉप रेटेड है, तो फिर आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मैं तो न्यू पे ही करता हूँ। ठीक है, टॉप रेटेड प्लस हूँ लेकिन मैं न्यू पर ही करूँगा क्योंकि मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स। ठीक है, मुझे वन ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि न्यू कोई मिल जाता है उसको अच्छी सर्विस देकर उसको फिर मैं अपना ही बना लूँ, फिर कहीं जाए नहीं किसी की तरफ। ठीक है, मेरा तो ये फोकस ही होता है। लेकिन आप अगर इस्टेब्लिश क्लाइंट्स पे कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। अगर आप नए हैं तो आपके चांसेस कम ही होंगे। तो ये तो एक फ्रीलांसर्स के हमने प्रपोजल्स ऑडिट किए। अब हम आते हैं
दूसरे फ्रीलांसर की तरफ? अच्छा, अब ये दूसरे फ्रीलांसर से इन्होंने मुझे अपनी जॉब्स भेजी थी कि मैंने इन पे अप्लाई किया और मैं हायर नहीं हुआ। तो मैंने इनकी जॉब्स जब देखी तो पहली जॉब पे तो खैर यहाँ पे तो हायरिंग हुई नहीं थी, ठीक है। मैंने कहा कि भाई अभी तो हायरिंग हुई नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने जिस जॉब पे अप्लाई किया है उसकी लोकेशन क्लाइंट ने बताई कि इसको कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स से चाहिए, आप तो पाकिस्तान से हैं, तो क्यों प्रेफर करेगा आपको? तो ये चीज़ तो आप देख लेते पहले, ठीक है। आपने कनेक्ट इतना वेस्ट कर दिया अपने। दूसरी जॉब में भी दूसरी जॉब थी, उसमें भी कोई हायर नहीं हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि भाई अगर जब तक हायरिंग नहीं होती किसी जॉब पे तब तक टेंशन नहीं लेनी। अब हायरिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने लास्ट टाइम चेक की थी तो हायरिंग नहीं हुई थी। इस पे जो रिक्वायरमेंट थी अगेन नेटिव और बायलिंगुअल, नेटिव तो वो नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पे भी यही हुआ है कि क्लाइंट ने स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट दी है कि नेटिव इंग्लिश लेवल होना चाहिए, तो वो आपका नहीं था, तो इस वजह से आप हायर नहीं हुए, ठीक है। तीसरी जॉब थी, इसमें प्रपोज़ल अच्छा था, ठीक है। जो उन्होंने जो प्रपोज़ल दिया था डिसेंट प्रपोज़ल था, लेकिन उसमें मैंने उनको कहा कि क्योंकि क्लाइंट को स्पेसिफिकली एस्ट्रा पे स्विच करना था और आपके प्रोफाइल में एस्ट्रा का जिक्र ही नहीं है कहीं, ठीक है। एलिमेंटर आपने कोई थीम का उन्होंने जिक्र नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने इनको यही कहा कि भाई मोस्ट लाइकली यही हुआ है कि जिस ने एस्ट्रा का जिक्र किया होगा अपने प्रोफाइल टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, क्लाइंट मोस्ट लाइकली उसके पास ही गया होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप जॉब पे किसी पे अप्लाई करें ना, तो देख लिया करें कि वो क्लाइंट जो चीज़ें मांग रहा है, ठीक है, जो उसके स्किल्स हैं, जो स्किल्स उसने सेलेक्ट किए हैं वो आपके प्रोफाइल स्किल से मैच होते हैं या नहीं होते। जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन है उसके कीवर्ड्स आपके प्रोफाइल टाइटल या डिस्क्रिप्शन में मैच नहीं होते या नहीं होते। जितने मैच होंगे ना ज़्यादा, जितने ज़्यादा मैच होंगे ना, तो एक आपको बेस्ट मैच का लेबल मिल जाता है आपके प्रपोजल को। आपका प्रपोजल ऊपर शो होता है आफ्टर बूस्टेड प्रपोजल्स के बाद, ठीक है। बूस्टेड प्रपोजल के बाद फिर बेस्ट मैच वाले प्रपोजल शो हो रहे होते हैं। वो काफ़ी प्रोमिनेंट बैज होता है। बूस्टेड प्रपोजल तो बिल्कुल राइट साइड पे छोटा सा लिखा होता है, लेकिन बेस्ट मैच ब्लू बैकग्राउंड में बड़ा प्रोमिनेंट होता है, उस पर क्लाइंट की नज़र जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जो भी क्लाइंट ने कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, कोशिश करें कि आपके प्रोफाइल टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्रपोजल में भी वो कीवर्ड्स मेंशन हो, ठीक है। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स मैच करेंगे उतने आपके प्रपोजल को बूस्ट मिलेगा। अगर बहुत कम जो है कीवर्ड्स मैच करें तो फिर आपका प्रपोजल नीचे आएगा, जिनके ज़्यादा मैच करें ऊपर आएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा कि हो सकता है कि एस्ट्रा जो जिन्होंने अपने प्रोफाइल टाइटल में लिखा होगा या प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, क्लाइंट ने मोस्ट लाइकली उसी को ही जो है वो अप्रोच किया होगा, और उन जो जो फ्रीलांसर थे जिन्होंने बिड किया था उनके प्रोफाइल में या डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा नहीं था। तो यहाँ पे अभी इनकी जॉब शो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जब जॉब यहाँ पे शो हो जाएगी तो हमें मज़ीद आइडिया हो जाएगा जो हमारा गैस है वो करेक्ट है कि नहीं है, या कोई और वजह हो सकती है, वो बाद में हम फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे जॉब आ जाएगी और फ्रीलांसर का नाम शो हो जाएगा तो हम देख लेंगे कि वाकई एक्स्ट्रा वाला ही फ्रीलांसर उसने हायर किया, या क्या हो सकता है, मतलब कि क्या डिफरेंस हो सकता है कि हमारे प्रोफाइल में या उसके प्रोफाइल में। बाकी लास्ट जो जॉब थी इसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रपोजल्स थे, ठीक है। अगर बहुत सारे प्रपोजल ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, क्लाइंट भी एक्टिव है, लास्ट फीडबैक क्लाइंट आ रहा है, एक्टिव है वो, तो फिर मोस्ट लाइकली वो ऑलरेडी हो सकता है किसी के साथ इंगेज कर चुका हो और उसी को वो हायर जो है करे, ठीक है। तो मैंने इनको यही बोला कि और बहुत सारे प्रपोजल ऑलरेडी सेंड हुए हुए थे, और प्रपोजल इतना अच्छा भी नहीं था, इंगेजिंग भी नहीं था कि वो जो आपका प्रपोजल नोट करता, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने ये कहा था ना कि भाई अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स ना डालें, ठीक है। जो हम नीचे प्रपोजल में डाल देते हैं ना, तो आप बिल्कुल डालें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किसी के पास टाइम इतना नहीं है कि वो पोर्टफोलियो पे क्लिक करे और आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट्स पे जाए, देखे आपका काम, ठीक है। नहीं है टाइम किसी के पास। मैं कहता हूँ कि भाई टाइम बचाएं क्लाइंट का, जो भी आप मतलब प्रपोजल में ही उसको सारी चीज़ें बताएं और दिखाएं। स्क्रीनशॉट्स आप अपलोड कर सकते हैं ना प्रपोजल के साथ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट्स वो सब अटैच करके सबमिट करें ताकि वो सारी चीज़ें वहीं देख ले, उसको एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करके बाहर नहीं जाना पड़े, कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी पड़े, वहीं पे स्क्रीनशॉट देख ले, वहीं जो आपने काम किया है, ठीक है। वो पोर्टफोलियो देखेगा आपका। अब इसमें भी ये भी तो हो सकता है ना, पर कि
पोर्टफोलियो जो आपने दिया है हो सकता है वो चीज़ें आपने नहीं बनाई हो, किसी और की आपने इंक्लूड की, वो पता थोड़ी चलता है। ठीक है, मैं पर्सनली भी जब हायर करता हूँ मैं पोर्टफोलियो नहीं देखता, मैं इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछता हूँ, उससे पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में। ठीक है, पोर्टफोलियो में ना मैंने खुद अपने प्रपोजल्स में भेजे, ना मैं जो है किसी और के पोर्टफोलियो लिंक्स चेक करता हूँ जब किसी को हायर करता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो प्रपोजल में ही सारी चीज़ें भेजें, क्लाइंट का टाइम बचाएं। जितना टाइम आप क्लाइंट का बचाएंगे ना, तो क्लाइंट जो है वो आप उसमें आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। सारी चीज़ें आपने प्रपोजल में नहीं बताई, आप क्लाइंट को क्लिक करना पड़ेगा देखने के लिए। अब उसके बाद इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे प्रपोजल्स दूसरों ने भेजे हैं, वो आप पर इतना फोकस क्यों करेगा? उसके बाद जब ऑप्शन ज़्यादा हैं वो किसी और के पास चला जाएगा कि भाई कहीं यहाँ से मेरा टाइम बच जाए, इसने शायद आंसर कर लिया हो मेरा जो इशू है। ठीक है, तो कोशिश करें अपने प्रपोजल में ही सारी चीज़ें उसको समझा दें। ठीक है, और पोर्टफोलियो लिंक भेजने की अगर कंप्लीटली अनरिलेटेड है उसके काम से, तो भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसके काम की चीज़ें वही उसको ऊपर शो कर लें कि भाई ये मैंने इस तरह की मिलती जुलती चीज़ जो है वो आप बनाई थी, तो आप देख लें कि आपको भी इसी तरह की चीज़ चाहिए, तो ये ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो अब ऊपर प्रपोजल में ही लिख दें। ये स्पेशली मैं उनको बोलता हूँ जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं या वीडियो एडिटर्स होते हैं या फिर डिजिटल मार्केटर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको मैं बोलता हूँ कि ऊपर ही जो अगर आपने मिलता जुलता काम किया ना, ऊपर ही इसको लिंक दे दें। ठीक है, कि भाई ये तुम्हें जिस कैटेगरी की वीडियो चाहिए इस तरह की मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिस तरह का तुम्हारा बिजनेस है इस तरह के मैंने ग्राफिक्स बनाए हुए, लोगो बनाए हुए हैं। ठीक है, जिस इंडस्ट्री में तुम सेल्स चाहते हो इसी इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, ये देखो मैंने सेल्स किए हैं इसी इंडस्ट्री में दूसरे बिजनेस के बारे में, तो ये ऊपर ही बता दें। ठीक है, नीचे पोर्टफोलियो अपना देने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना क्लाइंट का टाइम सेव करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, प्रपोजल्स में भी कुछ इश्यूज से ऐसा, प्रपोजल्स में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं क्लोज करने की जॉब। ठीक है, मैं कहता हूँ प्रपोजल्स में आप जॉब क्लोज करने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप प्रपोजल्स को ऐसे लेके चलें, फोकस करें कि किसी तरह क्लाइंट से कन्वर्जेशन बातचीत स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कि क्लाइंट आपके सवाल का जवाब दे, वो आपसे बात करे। ठीक है, जब वो बात करेगा तो फिर आप मज़ीद चीज़ें डिटेल में उसके साथ कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इसको फिर चीज़ें अपनी सेल कर सकते हैं। ये तो मैं आपको कहता हूँ प्रपोजल्स को आप लेके चलें कि बस किसी तरह क्लाइंट हमारा जवाब देते, हमारे साथ कन्वर्जेशन स्टार्ट करें, हमारे मैसेज बॉक्स में आ जाए, तो फिर हम उसको जो चीज़ें अपनी अच्छी तरीके से फिर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रपोजल्स में जॉब क्लोज करने की कोशिश ना करें कि बस हाँ मैं ये कर सकता हूँ और आप मुझे बस जॉब दे दें, नहीं। ठीक है, उससे कन्वर्जेशन स्टार्ट करें, बातचीत स्टार्ट करें। ठीक है, जल्दबाजी ना करें। अब इनको मैंने एग्जांपल भी दी कि भाई लास्ट जॉब थी आपकी ये वाली, जिनमें प्रपोजल मैंने कहा एंगेजिंग नहीं था, मैंने इनको कहा कि आप जो है वो इसको इस तरह का प्रपोजल भेज देते। ठीक है, इसका जो पेन पॉइंट था, वांट टू बिल्ड दिस इनटू अ लाइव पेज फुली रिस्पॉन्सिव इन एलिमेंटर, तो मैंने इनको ऐसा ही एग्जांपल दी थी, टू इंश्योर फुली रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज डिज़ाइन। ठीक है, ये कीवर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, आई कैन इफेक्टिवली ट्रांसलेट फिग्मा देन वाइल ऑप्टिमाइजिंग फॉर ऑल डिवाइसेस फ्रॉम द स्टार्ट। मैंने ऊपर ही बता दिया कि मैं किस तरह काम करूँगा, शुरू से ही मैं लेके चलूँगा कि प्रॉपरली जो है वो ऑप्टिमाइज हो सब डिवाइसेस के लिए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया कि व्हाट स्पेसिफिक एडॉक एलिमेंटर टास्क डू यू नीड हेल्प। ठीक है, तो उसका ये दूसरी लाइन थी, तो क्वेश्चन भी मैंने पूछ लिया, शॉर्ट मैंने प्रपोजल रखा और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया कि किस तरह काम करूँगा, और क्वेश्चन भी पूछ लिया ताकि उससे इंगेजमेंट स्टार्ट हो सके, बातचीत स्टार्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद आप पहली लाइन के बाद आपको उन पे नीचे जो लिखना है आप लिख लें, अपना एक्सपीरियंस लिखें, जो भी लिखना है लिख लें, लेकिन हुक आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे फ्रीलांसर थे। अब हम आते हैं तीसरे फ्रीलांसर्स के प्रपोजल्स पर और उनको ऑडिट करते हैं। तो ये तीसरे फ्रीलांसर हैं, इनका जो प्रोफाइल टाइटल था, जिस चीज़ पे वो फोकस कर रहे थे वो था फिग्मा टू एलिमेंटर डिज़ाइन, मतलब फिग्मा टू एलिमेंटर वर्डप्रेस एलिमेंटर जो है उसमें वो डिज़ाइन को कन्वर्ट करते थे। फिग्मा टू एलिमेंटर डेवलपर आप बोल दें। ठीक है, तो ये उनके प्रोफाइल का टाइटल था। ठीक है, और इसमें मैंने इनको कहा कि आपने जिस इनको एसईओ भी आती है और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने इनको कहा कि भाई आपने एसईओ की जॉब पे अप्लाई किया, लेकिन आपके टाइटल में तो एसईओ कहीं शो ही नहीं हो रहा। क्लाइंट आपका जब प्रपोजल देखेगा वो पहले टाइटल देखेगा, तो टाइटल पे तो एसईओ का वर्ड ही नहीं है, उस पर तो आप फिग्मा टू एलिमेंटर डेवलपर आपने लिखा हुआ है, तो वो तो स्किप करेगा ना, उसको तो एसईओ करवानी है। एसईओ का तो वर्ड ही नहीं है, एसईओ का वर्ड ही नहीं लिखा आपने, तो क्यों आपके जो है वो प्रोफाइल प्रपोजल को ओपन करेगा। ये तो एक ये इशू था उसमें। दूसरी जॉब थी उसमें क्लाइंट को स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करवानी थी। अगेन
प्रोफाइल टाइटल वो फिग्मा टू एलिमेंटर डेवलपर था। तो ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र ही नहीं है, तो क्लाइंट ऑब्वियसली वो स्किप ही करेगा आपका प्रोफाइल अगेन। ठीक है, तो मैं वही अगेन ना मैंने कहा ना कि जितना आप क्लोजली मैच करेंगे आपका प्रपोजल, प्रोफाइल टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपके जो प्रोफाइल के स्किल्स, इनमें से 3 चीज़ें जितना क्लोजली मैच करेंगी क्लाइंट की जॉब से ना, तो बेस्ट मैच का आपको उसमें लेबल मिल जाता है, बैज मिल जाता है, बड़ा प्रोमिनेंट होता है और आपका प्रपोजल ऊपर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें मैच नहीं करेंगी तो आपका प्रपोजल शायद बिल्कुल नीचे जाकर शो हो। ठीक है, या बिल्कुल शो ही नहीं हो, अगर बिल्कुल अनरिलेटेड जो कैटेगरीज हों उन पे आप जो है प्रपोजल अपना सेंड कर रहे हो तो आपका शायद प्रपोजल शो भी ना हो। तीसरा जो जॉब था उसमें जो प्रपोजल स्टार्ट हुआ था, मतलब उसका क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं था, अजीब सा वियर्ड सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें ये भी फिर इशू था कि भाई आपने जो प्रपोजल्स जिस भी जॉब पे सेंड किया उस पर ऑलरेडी ही बहुत सारे लोगों ने प्रपोजल सेंड किया, तो हो सकता है अगेन क्लाइंट ने पहले ही जो है वो देख लिया हो, पहले ही किसी से इंगेज कर लिया, उसी को हायर कर लिया हो। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ हो सकती है। और चौथी जो जॉब थी उसमें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक इनविटेशन क्लाइंट ने भेजी है ना तो उस पर अप्लाई ना करें या तो बेहतर है, क्योंकि पर ज़्यादातर चांसेस वही है कि वो जिसको उसने इनवाइट किया है ना उसी के साथ ही जाएगा। उसने एक माइंडसेट बना लिया मुझे यही फ्रीलांसर चाहिए या इसी तरह का फ्रीलांसर चाहिए, तो ज़्यादा अगर उसने किसी को सेलेक्ट किया एक बंदे को तो कोई मतलब कि टॉप का तगड़ा बंदा होगा ना, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला, मतलब कि उसकी स्टैट्स के बहुत अच्छे होंगे, उसी को सेलेक्ट किया होगा ज़्यादा है। तो उसमें मैं कहता हूँ कि इनविटेशन अगर एक आई है तो उसको अवॉइड ही करें, उसको ना भेजें। ठीक है, यहाँ पे इसने जिसको इनविटेशन भेजी उसने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर उसने 2 लोगों के इंटरव्यू लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट चॉइस में उसको वो फ्रीलांसर नहीं मिला तो उसने उसी से मिलता जुलता कोई फ्रीलांसर जो है सेलेक्ट किया होगा, राइट, कोई तगड़ा बंदा ही सेलेक्ट किया होगा ना। अब वो जिसको उसने सेलेक्ट किया है वो हम नीचे देख लेते हैं, होम पेज डिज़ाइन, ये वाला मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये है ना। आप देखेंगे ये फ्रीलांसर कैसा है। ठीक है, टॉप रेटेड प्लस है, और जिनका ये प्रोफाइल था जिन्होंने सबमिट किया है प्रपोजल वो टॉप रेटेड थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक चीज़ मतलब एक इनका ये बैच ऊपर था, टॉप रेटेड प्लस था, और ये $10 मिलियन रन कर चुके हैं। तो आप चाह रहे हो मतलब कि क्लाइंट जो है वो उसी मतलब क्लाइंट ने जो फोकस किया वो एक एक्सपीरियंस बंदे को क्या कि भाई एक अच्छा एक्सपीरियंस बंदा हो। ठीक है, टॉप रेटेड प्लस को सेलेक्ट किया, जिसकी अर्निंग भी ज़्यादा है उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो उसके साथ किया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप यहाँ से भी वैसे पता चल जाता है। ठीक है, अगर let's say कि आपको क्लाइंट का देखना है कि क्लाइंट किस तरह का है, किस तरह के जो है वो उसकी मतलब कि क्या बजट है, उसने कितनी स्पेंडिंग की हुई है, कितना आवली रेट पे करा है। इसने तो खैर बहुत कम किया है, लेकिन यहाँ से भी पता चल जाता है कि भाई मतलब कि किस क्लाइंट जो है किस तरह के फ्रीलांसर्स हायर करता है, चीप हायर करता है, एक्सपेंसिव फ्रीलांसर्स हायर करता है। ठीक है, और अच्छी स्पेंडिंग हुई हुई है, अगर अच्छी स्पेंडिंग हुई हुई है तो फिर हम कंट्री लोग अक्सर अक्सर कंट्री भी देखते हैं कि जो है वो एशियन कंट्रीज़ है तो उनको जो है अप्लाई नहीं करना। हाँ, कोई नया क्लाइंट है वो अगर एशियन कंट्रीज़ है तो फिर आप उसको बेशक अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब स्टैट्स अच्छे हैं, ठीक है, हायरिंग रेट अच्छा है, अर्निंग मतलब कि स्पेंड किए हुए, तो फिर कंट्री मैटर नहीं करता। हाँ, और जैसे कि रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। ठीक है, एटलीस्ट जैसे कि 5 रिव्यूज़ हैं और 4.5 से ऊपर हैं, तो फिर वो कंट्री इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इनको मैंने ये कहा कि भाई आप जिन जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं उसमें ना तो फिग्मा आ रहा है ना एलिमेंटर आ रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल अनरिलेटेड जॉब्स पे ही कर रहे हैं, आपके टाइटल में जो चीज़ शो हो रही है वो जॉब से रिलेटेड ही नहीं है। तो इनको मैंने कहा कि भाई आप इन्हीं जॉब्स पे बिड करें जो फिग्मा और एलिमेंटर या सिर्फ एलिमेंटर से रिलेटेड हो। ठीक है, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखें ना मैं ये कहता हूँ कि भाई अपने प्रोफाइल में एक ही अगर स्किल लिखेंगे आप, उसकी स्किल की जॉब पे ही अप्लाई करेंगे, या जैसे उसी स्किल के फ्रीलांसर्स क्लाइंट सर्च कर रहे हैं। ठीक है, वैसे मैं अगर ऐसे सर्च कर रहा हूँ फिग्मा टू एलिमेंटर और मेरे पास 10 प्रोफाइल्स आते हैं और एक प्रोफाइल में सिर्फ लिखा हुआ है फिग्मा टू एलिमेंटर और कुछ नहीं लिखा हुआ, और बाकी 9 प्रोफाइल से उसमें मल्टीपल चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी लिखी हुई है, उसमें एसईओ भी लिखा हुआ है, उसमें किसी ने डिजिटल मार्केटिंग भी लिखी हुई है। ऑब्वियसली मेरी
जो प्रेफरेंस होगी वो उसी फ्रीलांसर को होगी जिसने सिर्फ फिग्मा टू एलिमेंटर लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एक टाइटल डालेंगे, उसी की जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, 100% तो नहीं हो सकते क्योंकि अगेन सारे क्लाइंट्स हायर नहीं करते जैसा कि हमने देखा, लेकिन चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करके फिर अगर अप्लाई करेंगे ना जॉब्स पे, आपके कनेक्ट्स भी सेव होंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई नहीं, इन जॉब्स पे अप्लाई नहीं करना, इसकी रिक्वायरमेंट ही कुछ और है, या क्लाइंट ने एक इनवाइट भेजा हुआ है तो ऑलरेडी तो मोस्ट लाइकली उसी को हायर करेगा फ्रीलांसर को। ठीक है, तो मुझे इस पर नहीं अप्लाई करना चाहिए। या क्लाइंट में अगर न्यू फ्रीलांसर हूँ और क्लाइंट जो है ज़्यादातर टॉप रेटेड को ही हायर कर रहा है, तो मेरे फिर चांसेस कम है। या क्लाइंट एशियंस को हायर ही नहीं कर रहा, तो फिर भी मेरे चांसेस कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर पहले हम देख कर फिर अप्लाई करें तो हमारे कनेक्ट्स भी बच जाएंगे। उन जॉब्स को ओबियसली फिर हम अप्लाई नहीं करेंगे जिन पे हमारे चांसेस हमें कम नज़र आएंगे, और उन्हीं जॉब्स पर हम अप्लाई करेंगे जिन पर हमारे चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आएंगे। तो हमें करना क्या होता है, ठीक है, पहले तो ऑब्वियसली हम जॉब पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें समझ में आती कि हाँ वाकई हम चीज़ कर सकते हैं, तो फ़ौरन अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें हमें देखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फिर नीचे आते हैं, क्वालिफिकेशंस देखते हैं। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है तो मतलब कोई मसला नहीं है, हम पूरे उतरते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इनवाइट्स देख ले, फिर हम यहाँ पे ये देख सकते हैं लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट। ठीक है, लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट हम देख लेते हैं कि क्लाइंट ने ये जॉब पोस्ट करने के बाद वापस जॉब देखी भी है कि नहीं देखी। बहुत से क्लाइंट जो है जॉब पोस्ट करके चले जाते हैं, वो देखते ही नहीं है। तो क्या हमें वाकई इन क्लाइंट्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन्होंने तो जॉब देखी नहीं अभी तक, हो सकता है फ्यूचर में देखें लेकिन अभी तो नहीं देखी। ठीक है, तो लेट्स से अगर लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट आपको नज़र नहीं आता तो आप यहाँ पे आ जाएं, इसके हायर रेट आपको चेक कर लें। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर 70% प्लस अगर हायर रेट है तो फिर आप चलें, चांस ले लें, अप्लाई कर लें। इवन दो कि अभी तक क्लाइंट ने जॉब नहीं देखी मुड़कर, लेकिन 70% है हायर रेट, तो हम चांस ले लेते कि आगे मतलब दिन के आगे या कल शायद जाकर वो जॉब देख ले। ठीक है, तो फिर हम चांस ले सकते हैं। क्लाइंट ने अगर एक ही इनवाइट भेजा है, मैं उसको अवॉइड करूँगा। ठीक है, एक ही मतलब उसके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे इनविटेशन भेजने के जब क्लाइंट कोई जॉब पोस्ट करता है, लेकिन अगर उसने एक ही इनवाइट भेजा हुआ है, मोस्ट लाइकली उसी को वो हायर करेगा वो। ठीक है, मोस्ट लाइकली उसी को ही हायर करेगा। हाँ, लेकिन अगर मल्टीपल इन्विटेशन भेजें फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ही उसने भेजा है तो उसकी वही प्रेफरेंस है, मोस्ट लाइकली वही उसने अगर आंसर दे दिया तो क्लाइंट उसी के पास जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल उसने इन्विटेशन भेजें तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। चलें, ठीक है, फिर मसला नहीं है। और फिर हम नीचे ये हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लग से टॉप रेटेड नहीं है तो हम इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि क्लाइंट ने जिन फ्रीलांसर्स को हायर किया हुआ है क्या वो टॉप रेटेड हैं या मिक्स हैं। हो सकता है क्लाइंट ने मिक्स हायर किए हों, नए फ्रीलांसर्स भी हायर किए हों, 100% जीएसएस वाले भी हायर किए हों, जिनका जीएसएस 100% से कम है उनको भी हायर किया हो, टॉप रेटेड भी हायर किया हो, टॉप रेटेड प्लस भी हायर किया हो। ठीक है, तो अगर ऐसा क्लाइंट है जिसने तकरीबन मिक्स फ्रीलांसर को हायर किया तो फिर हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम न्यू फ्रीलांसर हैं तो फिर हम सोच सकते हैं कि हमारा भी चांस है कि क्योंकि क्लाइंट ने वो से फ्रीलांसर जैसे जो नए हैं या जिनका जीएसएस नहीं है, क्लाइंट ने उनको भी हायर किया हुआ है, तो हमारा भी चांस बन सकता है। तो हम ये देख सकते हैं। या हम ये भी हम देख सकते हैं कि क्लाइंट जो हायर कर रहा है वो सिर्फ किस कंट्री से ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, हम एशिया से तो क्या एशियंस को हायर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, हो सकता है किसी एशियन को हायर नहीं कर रहा हो, अब यूएस से हायर कर रहा हो या किसी और कंट्री से हायर कर रहा हो, एशियन से नहीं, एशिया से हायर नहीं कर रहा हो, तो उसमें भी हम सोच सकते हैं कि वाकई हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री से तो रीजन से तो कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ पे हम देखेंगे तो पता चल जाएगा, आवरली रेट देखेंगे, स्पेंडिंग देखेंगे, तो उससे भी ये भी पता चल जाएगा कि क्लाइंट मतलब कि किस तरह के फ्रीलांसर्स जो है वो हायर करता है। चीप फ्रीलांसर्स हायर कर रहा है या उसको अच्छे एक्सपीरियंस लोग चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा पे करने में, तो यहाँ से हम एवरेज देखकर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, टोटल स्पेंड से भी पता मतलब टोटल स्पेंड से भी ऑब्वियसली हम ये देखेंगे तो हमें एक आइडिया होगा कि हाँ क्लाइंट जो है वो एक अच्छा क्लाइंट है, उसने मतलब कि स्पेंडिंग की हुई है। ठीक है, अच्छा ये जो टोटल स्पेंडिंग है ना, ये 40 के यहाँ पे बता रहा है ना, लेकिन एक्चुअल जो स्पेंडिंग है ना वो 20 के। ठीक है, एक्चुअल स्पेंडिंग 20 के। ये आई डोंट नो कि बग है या ये इन्होंने जानबूझकर अपवर्क ने ये हरकत की हुई है, लेकिन ये हाफ जो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा ना वो हाफ नज़र आएगा।
मतलब हाफ जो रियल जो इसकी वैल्यू है ना, रियल जो स्पेंडिंग है ना वो आधी है। यहाँ पे 40K है तो रियल स्पेंडिंग 20K है, 40K नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 100 मतलब कि एटलीस्ट 70% हाई रेट हो और एटलीस्ट 5 जो है वो रिव्यूज़ हों, 4.5 स्टार्स हों, तो फिर हम जो है चांस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पहले एनालाइज कर लें, ठीक है, पहले एनालाइज करें उसके बाद प्रपोजल भेजें, तो ऑब्वियसली हमारे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे और हम उन जॉब्स को भी अवॉइड कर लेंगे जिन पे हमारे सक्सेस के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको सारे प्रपोजल दिखाए डिफरेंट फ्रीलांसर्स के, तो उनमें आप बहुत से देखेंगे कि अगर वो पूरी चीज़ ऑडिट करके पूरी जॉब पढ़ के अगर डिसाइड करते तो मेरे ख्याल में वो इन जॉब से अप्लाई ही नहीं करते जिन जॉब से उन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, या आधी से ज़्यादा जॉब से अप्लाई ही नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें पहले एनालाइज करके फिर प्रपोजल भेजेंगे ना, आपके चांसेस फिर अच्छे हो जाएंगे। मतलब ये नहीं करेंगे आप, अगर ये सोच रहे हैं ना क्लाइंट जल्दी से हायरिंग कर लेते हैं, नहीं, जल्दी से कोई हायरिंग नहीं होती, एकदम से वो जॉब पोस्ट करके हायरिंग नहीं करते। आप ऐसे 5-10 मिनट लेकर पूरी जॉब एनालाइज करके फिर उसको प्रॉपर एक प्रपोजल सेंड करें। मेक श्योर करें कि जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कीवर्ड्स आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन प्रपोजल में आ रहे हों। जितना मैच करेगा उतना आपका प्रपोजल ऊपर जाएगा, आपको बूस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसको हायर करना होता है क्लाइंट को, वो तकरीबन सारे प्रपोजल ही पढ़ता है, उससे ऊपर टॉप 4 बूस्टेड प्रपोजल्स पढ़ के नहीं रुक जाता। ठीक है, उन नीचे भी देखेगा ना, कुछ तो नीचे भी देखेगा। तो आपका अगर ऊपर आ रहा है बूस्टेड प्रपोजल्स के बाद, आपका भी चांसेस है। तो ये वीडियो ठीक है भाई, पहले अगर आपने प्रपोजल सेंड किए हैं, आपको मतलब कि क्लाइंट ने किसी और को हायर कर लिया, अगर किसी को भी हायर नहीं किया तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मूव ऑन करें। ठीक है, आप ज़बरदस्ती क्लाइंट से हायरिंग नहीं करवा सकते, इस पार्ट ऑफ द गेम के सब जॉब पे हायरिंग नहीं होती। लेकिन क्लाइंट ने किसी और को हायर कर लिया तो फिर आप जिस तरह मैंने अभी एनालाइज किया आपके सामने, उसी तरह एनालाइज कर लें, देख लें कि क्या वजह हो सकती है, ताकि वो जो भी अगर कोई गलती की है, कोई चीज़ आपने मिस आउट की है, वो नेक्स्ट टाइम आप ना करें। गलतियों से सीखेंगे नहीं तो किस तरह चीज़ें इंप्रूव होंगी, राइट। तो फिर उसको एनालाइज करें, क्लाइंट ने किसी और को हायर किया तब एनालाइज करें जॉब को कि भाई किसी और को हायर क्यों किया, मुझे क्यों नहीं किया। ठीक है, वो फिर आप चीज़ें एनालाइज करेंगे तो फिर आपको वहाँ से आइडियाज़ आएंगे, अच्छा मैंने ये चीज़ कर दी थी, शायद इसकी वजह से हायर नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो मेरे चांसेस शायद बढ़ जाएँ। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पहले ही देख लिया करें। ठीक है, अप्लाई करने से पहले देख लिया करें ताकि आपके कनेक्ट्स बच जाएँ। तो दिस वॉज द वीडियो, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।